हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम कोशिश करेंगे कि ये हमारी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की लास्ट क्लास होगी। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आप ग्रेजुएशन में भी ना जानबूझ के डिटेल में पढ़ाते हो सीए की तरह। तो ऐसा नहीं है बेटे, हम ग्रेजुएशन लेवल तक ही रखते हैं। अब जैसे मैं आज की क्लास आपको बताऊं, तो आज की क्लास में मैं आपके साथ एक सिंपल क्वेश्चन और एक थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और क्या है इन दो क्वेश्चंस में, उनमें से जो मैं बाद में क्वेश्चन करूंगा वो तो थोड़ा सा ज्यादा ही खास है। अगर उसे आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो एग्जाम में आपको तंग करेगा। तो मैं आपको बताता हूं, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में ज्यादातर जो हम क्वेश्चन करते हैं वो क्या क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन होते हैं कि आपके जो डिपार्टमेंट हैं वो डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को गुड्स ट्रांसफर करते हैं, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर करते हैं। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी किस प्राइस पे करते हैं? सेलिंग प्राइस पे करते हैं। इससे क्या कैलकुलेशन होती है? स्टॉक रिजर्व की। तो एग्जामिनर को पता है कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बच्चा पढ़ के आया है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी वो पढ़ के आया है, और स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन वो पढ़ के आया है। अब एग्जामिनर कहता है कभी कभी तो भाई ट्यून चेंज होनी चाहिए, तो वो एक ऐसा क्वेश्चन बनाता है डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट एक दूसरे को कुछ भी ट्रांसफर नहीं करते, उनमें इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता ही नहीं है। जैसे ही इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हट गया तो फिर डिपार्टमेंट की तो कोर प्रॉब्लम हट गई। फिर बचा ही क्या इसमें? सिर्फ छोटा सा एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंस। तो ऐसे में एग्जामिनर ने कहा कि भाई बच्चे को थोड़ा सा ना कई बार ट्रेंड से हटके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ऐसे में वो आपसे डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट पूछते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट पूछते हैं तो उसमें वो एक दो पॉइंट जनरेट कर देते हैं जो कि आपको दिक्कत कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ डिपार्टमेंट के ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें कोई इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं है, उसमें कोई स्टॉक रिजर्व नहीं है। तो एग्जामिनर ने उसको स्पेशली इन्वेंट किया है कि बच्चे बस क्वेश्चन पढ़ें, डिपार्टमेंट पढ़ते ही स्टॉक रिजर्व की दिमाग में आ जाए और उनको वो मिले ना और वो कंफ्यूज हो जाए। तो पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मैं उसके बाद डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन ही तो मेन है। अच्छा सर आप भी ना, देखिए मैं आपको आज दो क्वेश्चन करवाऊंगा और इन दो क्वेश्चन में से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊंगा। इसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 बनाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा इजी रहेगा और बाद में 9 पर आता हूं, वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। X Limited has three department A, B and C. From the following particulars compute value of closing stock और डिपार्टमेंटल रिजल्ट्स। सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने को कह रहा है, थोड़ा अजीब है। वो कह रहा है गगन एबीसी का ओपनिंग स्टॉक बता रहा हूं, एबीसी की परचेजेस बता रहा हूं, एबीसी की सेल्स बता रहा हूं और एबीसी में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बता रहा हूं कितना है। और क्या पूछ रहा है? कह रहा है गगन क्लोजिंग स्टॉक बता दो और डिपार्टमेंटल रिजल्ट का मतलब है जीपी निकाल के बता दो। एक पॉइंट दे रहा है, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर सम ऑफ द आइटम्स वर सोल्ड एट अ डिस्काउंट एंड दीज डिस्काउंट्स वर रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू शोन अबव। कहता है हमने साल में कुछ ऐसी आइटम्स भी हैं जो डिस्काउंट पर सेल की हैं और वो डिस्काउंट इसके अंदर ऑलरेडी एडजस्टेड है, ये वैल्यूज डिस्काउंट के बाद हैं। वो कह रहे उन आइटम की डिटेल्स ऐसी है कि अगर हम नॉर्मली सेल करते तो इन प्राइस पे सेल होती, लेकिन हमने उन्हें कम प्राइस पर यानी डिस्काउंट पर इतने पे सेल किया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सी मांग कर रहा है, कह रहा है गगन क्लोजिंग स्टॉक निकाल दो। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो मैं मूड बनाने के लिए पहले आपके साथ करता हूं क्वेश्चन नंबर 10। लो मैंने बनाना शुरू कर दिया डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। आप चाहो, अगर आप चाहो तो आप इसे बना सकते हो। एक काम करता हूं ना, मैं भी बना करके आपके साथ मिलता हूं, इससे मेरे 2 मिनट तो बचेंगे। आइए फिगर ट्रांसफर करें। ओपनिंग स्टॉक है 24, 36 एंड 12। 24, 36, 12,000 और गिवन है परचेजेस 146, 124 और 48।
146, 124 और 48,000। सेल्स गिवन है 172,500, 159,400 और 74,600। क्वेश्चन में कहा था भाई क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट और नॉर्मल सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है मुझे ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। जैसे ही मुझे ये ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, मेरी बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएंगी। तो इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। हम जाएंगे वर्किंग नोट में और हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें क्वेश्चन में जो सेल गिवन है वो लेंगे 172,500, 159,400, 74,600। ग्रॉस प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो एक्चुअल सेल्स पर नहीं है, वो नॉर्मल सेल्स पर ये वाला हमारा जीपी है। और क्वेश्चन कह रहा है जो आपकी एक्चुअल सेल्स है वो डिस्काउंटेड है। इसका मतलब आपकी ये जो एक्चुअल सेल्स है ये डिस्काउंटेड सेल्स है। अगर मैं इसमें डिस्काउंट के अमाउंट को ऐड कर दूं तो ये मेरी नॉर्मल सेल्स आ जाएंगी। ये है पहले में, यहां पर अगर मैं देखूं तो ए में हमने 2500 का डिस्काउंट दिया है। सेल्स एट नॉर्मल प्राइस, सेल्स एट एक्चुअल प्राइस। तो 2500 रुपीज का यहां पर हमने डिस्काउंट दिया हुआ है। यहां पर हमने 600 का डिस्काउंट दिया और यहां पर हमने 400 का डिस्काउंट दिया है। तो ये 600 और ये 400। तो यानी मेरी अगर ये डिस्काउंट ना होता तो मेरी नॉर्मल सेल्स होती 175, 160 और 75। ये नॉर्मल सेल होती। और नॉर्मल सेल्स होती तो मेरा जीपी परसेंटेज इस पर अप्लाई हो जाता 20, 25 और 33। 20, 25 और 33 1/3%। तो मैं बता दूं 33 1/3 जो होता है इज इक्वल टू 1/3। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये 1/3 आ जाएगा। तो इसको हम सीधा सीधा लिख देते हैं 1/3। यानी कि मेरा नॉर्मल जीपी होता 1,75,000 का 20%, 35,000। ये होता हमारा कितना 40,000 और ये होता हमारा 25,000। ये हमारा नॉर्मल जीपी होता। अब क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट की वजह से आपका नॉर्मल जीपी कम हो गया होगा। जितना डिस्काउंट दिया था एज इट इज, ये जो डिस्काउंट आपने दिया था ये एज इट इज आपके जीपी को कम कर देगा। तो ये आएंगे आपके एक्चुअल जीपी 32,500, 39,400 और 24,600। यहां लिख दीजिए। $32,500, 39,400 और 24,600। अब टोटल करके यहां पर आप अपना बैलेंसिंग फिगर स्टॉक निकालेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूं। नाउ क्वेश्चन में था क्या, तो क्वेश्चन में हमें सेल्स दी हुई थी और क्वेश्चन में हमें जीपी रेट भी दिया हुआ था। हमें चाहिए था जीपी की फिगर निकालो, स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। सर हम इस क्वेश्चन में जब हमें सेल्स दी है, जब हमें जीपी रेट दिया है, तो सेल्स इंटू जीपी रेट मल्टीप्लाई करके जीपी क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि ये है हमारी एक्चुअल सेल्स जो कि डिस्काउंट के बाद है और जीपी उसने हमें बता रखा है नॉर्मल सेल्स पर, इसलिए हम इसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने पहले अपनी डिस्काउंटेड सेल्स को, डिस्काउंट को ऐड करके नॉर्मल किया, फिर नॉर्मल जीपी रेट लगा के नॉर्मल जीपी निकाला। तो वो हमने कमाया नहीं था क्योंकि हमने डिस्काउंट दे दिया था। तो फिर वो डिस्काउंट माइनस करके हमारा एक्चुअल जीपी आ गया। उसे पुट करने के बाद हमारा जो
क्लोजिंग स्टॉक है वो आ जाएगा। ये सॉल्यूशन हमने यहां पर टाइप भी करके भी आपको दे रखा है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, इसकी और एक्सटेंशन में अब मैं जाने वाला हूं। अब मैं जाऊंगा आपके साथ में क्वेश्चन नंबर 9 के पास, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन नंबर 9 ही है जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और जब ये पूछ लिया जाता है और आपने अगर इसको सॉल्व नहीं किया एग्जाम से एक दिन पहले, तो दिक्कत कर सकता है। अगर एक बार भी सॉल्व नहीं किया तो भाई दिक्कत की बात हो जाएगी। और अगर सॉल्व किया था लेकिन एग्जाम से पहले नहीं किया तो 50-50 चांस हो जाता है ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसे बिफोर एग्जाम रिवीजन के लिए मार्क करना, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ये अक्सर आता है, लेकिन ये वो ब्लैक शीप है कि जब आ गई तो आपको दिक्कत कर सकती है अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया। ऑफ कोर्स हमारे स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि हम तो करवाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कहता है कि फॉलोइंग परचेजेस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर बाय अ बिजनेस हाउस हैविंग 3 डिपार्टमेंट। एबीसी 3 डिपार्टमेंट है। वो कह रहा है गगन ओपनिंग स्टॉक, हमने कहा बताओ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए ओपनिंग स्टॉक के यूनिट चाहिए या ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए? वैल्यू चाहिए। वो कह रहा है लेकिन गगन मैं तो यूनिट बताऊंगा, तभी तो क्वेश्चन है। वो कह रहा है गगन ओपनिंग स्टॉक के यूनिट इतने हैं, जो यूनिट परचेज किए वो इतने हैं, जो यूनिट आपने सेल किए वो इतने हैं। बताओ, अगर यूनिट वाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना हो तो बन गया, सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, फिर वो कहते हैं गगन कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ अबव ₹1 लाख। कह रहे गगन ये जो तुमने परचेज किया है इसकी कॉस्ट है 1 लाख। ओके। फिर वो कह रहे रेट ऑफ जीपी सेम इन ईच केस, यानी डिपार्टमेंट ए हो, बी हो, सी हो, तीनों केस में जीपी का रेट जो है वो सेम है। ओके, ये एक हिंट देता है और कहता है बताओ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाओ। बताइए जी, सोचिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा। सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन देखोगे तो फिर आपका माइंड समझ नहीं पाएगा। तो डिपार्टमेंटल का हमने वो बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए तो कैसे करेंगे, हम बनाएंगे पहले डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। मैं बनाता हूं फिर आपसे मिलूंगा। देखिए, हमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमारी सेल्स कितनी थी। ए के केस में 1020 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज। तो ए की सेल्स हमारी थी 20,400। बी की हमारी सेल्स थी 1920 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 22.50। ये आती है 43,200। सी की सेल्स थी 496 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25, 62,400। ना तो मुझे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू पता है, यूनिट्स तो पता है लेकिन यूनिट्स की वैल्यू नहीं पता। परचेजेस मुझे टोटल पता है 1 लाख है, लेकिन मुझे उनके इंडिविजुअल ब्रेकअप्स नहीं पता। क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा इसके तो ना तो मुझे यूनिट्स पता है और ना ही मुझे वैल्यू पता है। ग्रॉस प्रॉफिट का मुझे यह बताया गया कि रेट कांस्टेंट है। सोचें तो अब हम फंस गए हैं, हमारे पास कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो बेटे अब क्या है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज सेम इन ईच केस। ये हमें लिखा, ये हमें दिया हुआ है। तो यहां पर अगर हम देखें, क्योंकि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट तो मुझे दिया नहीं, तो ना तो मैं यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट डाल सकता हूं, तो क्वेश्चन यूनिट वाइज तो बनेगा नहीं। अगर यूनिट वाइज बनना होता तो बन जाता, यूनिट वाइज तो मुझे सारी जानकारी अवेलेबल है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट तो रुपी वैल्यू में बनाना पड़ता है। तो अब इसमें प्रॉब्लम है। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज सेम, यानी ए हो, बी हो, सी हो, सभी का रेट ऑफ जीपी सेम है। मान लो मैं कहता हूं X% है, सेम है। अब इसका मतलब मैं ए बी सी का अगर इंडिविजुअली जीपी रेट निकालूं तो क्वेश्चन कह रहा है गगन वो भी सेम है। अगर मैं ए बी सी का कंबाइंड जीपी रेट निकालूं तो वो भी सेम है। पर सवाल ये उठता है कि ये मिलेगा कैसे, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग अकाउंट तो बन नहीं सकता, जीपी तो मेरा निकल नहीं सकता, तो कैसे निकालूं। यहां पर स्टूडेंट फंस जाता है।
अब मेरे साथ एक छोटा सा कंसेप्ट समझिए। ओके, ये कंसेप्ट कहता है गगन, चाहे तू एक यूनिट की कॉस्ट और सेल इसका जीपी ढूंढ ले, या तेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं, अगर तेरे पास ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स की कॉस्ट हो और ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स का ही सेलिंग प्राइस हो, तो तू जीपी ढूंढ सकता है। अगर तुम्हारे पास परचेजेस की कॉस्ट हो और तू अपनी परचेजेस की सेल्स वैल्यू ढूंढ सके, तो भी तू जीपी निकाल सकता है। अगर तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स जो हैं उनकी कॉस्ट हो, उनका सेल प्राइस हो, तो तू जीपी ढूंढ सकता है। अगर तेरे पास एक्चुअल यूनिट्स जो तुमने सोल्ड किए हैं उनकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो, उनका सेल्स हो, तो तू जीपी ढूंढ सकता है। यानी जीपी तो तू किसी भी कॉम्बिनेशन पे निकाल सकता है, शर्त यह है कि तुम्हारे पास जितने यूनिट्स की कॉस्ट प्राइस हो उतने यूनिट्स का इक्विवेलेंट यूनिट्स का सेल प्राइस हो, इससे आपका जीपी निकल आएगा। क्वेश्चन के अंदर जो जीपी चाहिए वो मुझे एक्चुअली ये चाहिए, यानी ये जो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है इसका जीपी, तो ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया है ना, यही वाला जीपी मुझे वहां पर पुट करना है। लेकिन कंसेप्ट ये कहता है गगन, अगर तुझे ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो ढूंढनी है तो रेशो का रूल ये है कि किसी भी इक्विवेलेंट यूनिट्स का अगर तू जीपी ढूंढ पाए तो जो रेट निकल के आएगा ना वो रेट सेम होगा। जीपी का अमाउंट सेम नहीं होगा, लेकिन जीपी का जो रेट निकल के आएगा वो जरूर सेम होगा। इसमें यह लॉजिक है। यानी कि कंसेप्चुअली अगर मैं आपको समझाऊं, जो आपको समझने में कंसेप्ट दिक्कत करेगा वो ये कि गगन मान लो एक चीज उसकी सेल प्राइस लेट अस सपोज 100 रुपए है और उसकी कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज है, तो मेरा उसमें जो प्रॉफिट है वो 20 रुपीज है और मेरी जीपी की रेशियो आएगी 20%। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ये मैंने एक यूनिट की बात की। कंसेप्ट कहता है गगन, तू एक यूनिट की जगह अगर तू 6 यूनिट सेल करके देखेगा तो ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, ये 600 हो जाएगा, ये 480 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, जीपी रेशियो भी 20% हो जाएगी। यानी कि अमाउंट, जीपी के अमाउंट वेरी करते हैं, जीपी की रेशो कभी भी यूनिट्स की वजह से वेरी नहीं करती। क्वेश्चन में तुम्हें कहा है कि जीपी रेट सेम है लेकिन बताया नहीं, तो कंसेप्ट ये कह रहा है गगन पहले तुझे जीपी का रेट ढूंढना पड़ेगा कि जीपी का रेट है कितना। मैंने कहा बताओ जीपी का रेट कैसे ढूंढूं। वो कह रहे गगन जीपी का रेट ढूंढने का एक कंसेप्ट है कि किसी भी इंडिपेंडेंट यूनिट्स का अगर तू कॉस्ट और सेल्स का कंपैरिजन कर सकता है तो उस कंपैरिजन से जो प्रॉफिट आएगा और जो रेशियो आएगी वो रेशियो तेरी हर जगह अप्लाई हो सकती है। वो कह रहा है गगन तेरे को ये चाहिए, ठीक है, ये तू बनाने में समर्थ नहीं है तो तुम चेक करो क्या तुम एक यूनिट का बना सकते हो। मैंने कहा देखो मेरे पास इंडिविजुअल यूनिट की सेलिंग प्राइस है लेकिन इंडिविजुअल यूनिट्स की मेरे पास कॉस्ट प्राइस है ही नहीं, तो मैं नहीं निकाल सकता। यानी कि कंसेप्ट कह रहा है गगन सिंगल यूनिट का तो तू सॉल्व नहीं कर सकता। आओ जी, तुम्हारे पास ओपनिंग के यूनिट्स हैं, हां, क्या तुम ओपनिंग के यूनिट्स की कॉस्ट निकाल सकते हो। मैंने कहा वो तो मुझे गिवन नहीं है। कह रहे जब कॉस्ट गिवन नहीं है तो सेल निकल भी जाए तो भी क्या करेगा गगन। यानी कि मेरे पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि मैं यहां पर बना सकूं। तीसरी ऑप्शन, वो कहते हैं गगन तुम्हारे पास ये परचेज है, क्या तेरे पास इस परचेज की कॉस्ट है। मैंने कहा हां परचेज की कॉस्ट मेरे पास है। बोले गगन इसका मतलब परचेज की कॉस्ट तुझे मिल गई। ये बता क्या ये जो तूने यूनिट परचेज किए हैं इनकी तू सेल वैल्यू ढूंढ सकता है। मैंने कहा हां, क्योंकि मेरे पास सेलिंग प्राइस अवेलेबल है तो मैं इन परचेज यूनिट्स की सेलिंग वैल्यू ढूंढ सकता हूं। इसका मतलब ये वाली वैल्यू ढूंढी जा सकती है, इसका मतलब ये वाला जीपी ढूंढा जा सकता है और इस वाले जीपी का रेट ढूंढा जा सकता है। क्लोजिंग स्टॉक की मेरे पास कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, हालांकि मैं सेल्स यूनिट्स पता लगा के उसकी ढूंढ सकता हूं। यानी एक ही संभावना है कि मैं
अपना प्रॉफिट का डिफरेंस निकालूं परचेज का, परचेज की कॉस्ट मुझे मालूम है 1 लाख है, उस परचेज की सेल्स निकाल लूं तो जीपी निकालूं, जो जीपी रेट आएगा उसको यूज कर लूं। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कंसेप्ट ये कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेट में कभी भी यूनिट्स का कोई रूल नहीं होता, कितने भी यूनिट्स पर अगर आप निकाल सको तो वो हो जाएगा। इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट रेट को फाइंड करने के लिए मैं एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। दरअसल मुझे करना क्या है, मुझे परचेज की कॉस्ट पता है, मुझे परचेज की सेल प्राइस ढूंढनी है। तो बच्चों को क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एक नाम रख दिया। एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग। बेसिकली हम परचेज्ड यूनिट्स के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपकी परचेजेस कितनी, क्वेश्चन कह रहा था 1 लाख। इसमें एबीसी, ए बी और सी, एबीसी के यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल हैं 1000, 2000 और 2400। अब क्या मैं इन यूनिट्स की सेल्स पता लगा सकता हूं? यस। 1000 इंटू 20, 2000 इंटू 22.5, 2400 इंटू 25, ये हो गया 20,000, ये हो गया 45,000 और ये हो गया मेरे पास 60,000। टोटल हो गया 1,25,000। यानी यहां पर जो जीपी आएगा वो आएगा 25,000। अब आप कहोगे कि सर ये आपका एक्चुअल जीपी नहीं है। मैं भी कह रहा हूं ये मेरा एक्चुअल जीपी नहीं है, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर यूनिट्स का कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स पता लगा लिया। इससे मुझे हेल्प ये मिलेगी कि अगर इस यूनिट्स का मैं जीपी रेशियो फाइंड आउट कर लूं, 25,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000 इंटू 100, तो ये हो गया 20%। इसका मतलब मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि मेरा रेट ऑफ जीपी जो है वो क्वेश्चन में कितना है, 20% है। अब बच्चा कहेगा कि सर ये आपको सेल्स मालूम है, जीपी रेट कितना है, 20%, यानी जीपी तो मुझे पता लग गया। ये लो, अगर मैं डालना चाहूं तो यहां पे डाल भी सकता हूं, 20,400 इंटू 20%। ये जीपी तो मुझे पता लग गया, 4080 आएगा, 43,200 इंटू 20%, 8640, 62,400 इंटू 0.2, 12,480। ये हमें तीनों रेट जीपी हमें पता लग गए, पर सर ट्रेडिंग अकाउंट तो बन नहीं पाया। हमसे पूछा था क्लोजिंग स्टॉक, वो हमें पता लग नहीं पाया। आइए जी, अब आते हैं 1 यूनिट के ऊपर। ये बताइए मेरा जीपी का रेट कितना है, 20%। 1 यूनिट की सेल प्राइस मुझे पता है, इस सेल में से जीपी को माइनस कर दूंगा, 1 यूनिट का जो प्रॉफिट है वो माइनस कर दूंगा, तो 1 यूनिट की मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी। इसका मतलब ये वर्किंग नोट नंबर 2, जीपी रेट पता लगाने के बाद मैं कॉस्ट पर यूनिट भी पता लगा सकता हूं। ए बी सी, सेल प्राइस मुझे नोन है 20, 2250 और 25, माइनस इसमें जो प्रॉफिट है विच इज 20% ऑफ सेल्स यानी 1/5, 4 रुपीज, 4.50, 5 रुपीज, यानी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट डिपार्टमेंट ए की 16 रुपीज है, बी की 18 रुपीज है और सी की 20 रुपीज है। अब आप ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ढूंढ सकते हो, इंटू 16 इंटू 18 इंटू 20। क्या परचेजेस की वैल्यू ढूंढ सकते हो? यस, इंटू 16 इंटू 18 इंटू 20। ये करोगे तो ये वैल्यूज आपकी ओपनिंग स्टॉक आ गई, ये आपकी परचेज का ब्रेकअप आ गया। सेल्स का ब्रेकअप मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जीपी भी मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब आप कह सकते हो सर मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। बिल्कुल ठीक,
जब आपके पास ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सेल्स मालूम है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगी? बैलेंस शीट फिगर। लेकिन अब मैं उसकी वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकता हूं। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने का एक तरीका तो यह है कि आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, एक तरीका यह है कि मैं इसे कैलकुलेट भी कर सकता हूं, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ए, बी और सी। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स परचेज्ड माइनस यूनिट सोल्ड, तो यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इनटू रेट। कॉस्ट मुझे मालूम है 16 रुपीज, 18 रुपीज, 20 रुपीज, ये आपकी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगी। यूनिट आपने परचेज किए 1000, 2000, 22400, यूनिट आपने सोल्ड किए 1020, 2496 और शायद 1920, 1920, और ओपनिंग यूनिट थे 120, ओपनिंग यूनिट्स थे 120, उसके बाद में 80 और 152। इसका मतलब ये यूनिट्स हो गए 80, ये यूनिट्स हो गए 160 और ये यूनिट्स हो गए आपके 56। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 80 इंटू 16, इसका आपकी स्टॉक की वैल्यू आती है 1280। 160 इंटू 18, ये आती है 2880 और ये आती है आपकी 56 इंटू 20, 1120। ठीक है, यहां पर हमने कुछ गलती कर रखी है। ये यूनिट्स आते हैं 100 और ये वैल्यू आती है 1600। लीजिए, ये सारा सॉल्यूशन अब आपके सामने है। अब आप इसे एक बार दोबारा ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपसे बना या नहीं बना। ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमने क्यों बनाया? बहुत सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है, सब जगह पढ़ के आ जाएंगे लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे कि सर हमने ये सेल जो लिया वो परचेज यूनिट का सेल क्यों लिया। तो वो आके मुझसे पढ़ने के बाद ही कहते हैं सर अब जाके लॉजिक समझ में आया। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब सर नॉलेज सिर्फ सुनने से नहीं आती, प्रैक्टिस करने से उसको बढ़ाना पड़ता है। अब आपके ऊपर है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को प्रोफिशिएंट बनाइए। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको अनसॉल्व्ड लास्ट में प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। अभी करंटली ये सॉल्यूशन टाइप्ड नहीं है, मैं इनको टाइप भी कर दूंगा, तो आप अपने जब देखेंगे पीडीएफ तो आपको थोड़ा अपडेटेड मिलेगा। अदर देन दिस, अब आप कॉन्फिडेंस रख करके जहां से भी प्रैक्टिस करना चाहें वहां से प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं वो भी बन जाएंगे, और जो मैंने छोड़ दिए हैं मुझे लगा बहुत सिंपल हैं, तो क्लासेस कहीं बहुत ज्यादा ना हो जाए, वरना बच्चे को अपनी भी प्रैक्टिस करनी होती है, वो घबराता है। तो अगर कोई क्वेश्चन की वैरायटी हमने नहीं करवाई तो बस समझ लीजिए वो इसलिए नहीं करवाई कि वो इजी है, मैनेजेबल है, आप ट्राई करेंगे मैनेज हो जाएगी, बन जाएगी। तो यहां पर हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग अब कंप्लीट होता है। दूसरी बात, बच्चे ये कहते हैं कि सर सारा कंटेंट आप यूट्यूब पर डाल दो। बेटे नहीं, हम सारा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं डाल सकते क्योंकि हमारी पेड क्लासेस होती हैं, थोड़ा सा पेमेंट मिलेगी तभी सर्विसेज मेंटेन हो पाती हैं। तो जिन्हें कोर्स चाहिए उन्हें वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, हमसे कुछ बात करनी हो, कुछ प्राइस नेगोशिएशन करना है, कुछ करना है, उसके लिए हमें कॉल कर लिया करो। ठीक है, ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, टाटा, बाय बाय, सी यू।